हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट लगभग 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स मेगा प्रोजेक्ट पर। क्या है ये मेगा प्रोजेक्ट? क्यों अंडमान और निकोबार के आइलैंड्स इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर हमारे को इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करना है? तो आइए समझते हैं इस वीडियो में। साथियों, आज जितना भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार में तैयार हो रहा है, वो ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। Andaman and Nicobar Islands has the potential of being a key base for projection of power in the Indian Ocean. If you look at the sort of geopolitical games that are being played in the Indo-Pacific region, most of these games today are being actually played in the Indian Ocean region. दोस्तों, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि अंडमान निकोबार के आइलैंड्स है कहाँ पर। अगर आप बे ऑफ बंगाल के साउथ में जाओगे तो आपको ये कुछ आइलैंड्स के ग्रुप मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ये टोटल 836 आइलैंड्स हैं जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये एक यूनियन टेरिटरी है। ये जो ऊपर वाले आपके आइलैंड्स हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, नॉर्थ, मिडल और साउथ अंडमान। ये तीनों मिलाकर बनाते हैं ग्रेट अंडमान आइलैंड्स। वहीं थोड़ा अगर आप साउथ में जाओगे तो आते हैं आपके निकोबार आइलैंड्स। निकोबार आइलैंड्स के भी दक्षिण में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपका आता है ग्रेट निकोबार आइलैंड, और उस ग्रेट निकोबार आइलैंड के भी बिल्कुल साउथ पॉइंट में अगर आप जाओगे वहाँ आता है आपका इंदिरा पॉइंट, जिसको गवर्नमेंट डेवलप करने का प्लान बना रही है। अब सवाल ये उठता है कि डेवलप करना क्यों चाहती है गवर्नमेंट? दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चाइना पैसिफिक ओशन के साथ साथ इंडियन ओशन में अपनी नेवी की प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है और अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दूसरे देशों में ट्रेड करने के बहाने से अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए उनकी पोर्ट्स को एक्वायर कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट और म्यांमार में क्विक फ्यू पोर्ट को एक्वायर किया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से चाइना इंडियन ओशन में इंडिया को ही ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। और ये ब्लॉक कर रहा है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि चाइना जब भी इन पोर्ट्स को एक्वायर करता है बोलता है कि हम यहाँ पे ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, पर ये सबको दिखता है कि ये ट्रेड के लिए नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में एक्वायर करा है चाइना ने, वो पहली बात तो बहुत ही बैकवर्ड लोकेशन में स्थित है। पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में है ये, और वहाँ पे ऑलरेडी वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और अगर ये ट्रेड के लिए करना चाहता है तो मिडल ईस्ट से जितना भी ऑयल आता है चाइना का, अगर वो ग्वादर पोर्ट से चाइना लेके जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से चाइना जाने का एक ही रास्ता है वाया लैंड, और लैंड रूट से जाने के लिए पूरा पाकिस्तान उसको क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें ऑयल की प्राइस वैसे ही बहुत बढ़ जाएगी ट्रांसपोर्टेशन मिला करके। और फिर अगर ट्रेड ही करना है तो वहाँ पर अपनी मिलिट्री शिप्स जैसे फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स को डॉक करने की क्या ज़रूरत है? वही श्रीलंका में जो उन्होंने हम्बनतोता पोर्ट लिया है, श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसा करके 99 ईयर्स की लीज पर लिया है, जो कि एक्चुअल में चाइना ने हड़पा है श्रीलंका से। वही म्यांमार और बांग्लादेश ने भी यही करने की कोशिश कर रहा है। इसको दुनिया ने नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी। तो इसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर इंडिया की आती है डबल फिश हुक स्ट्रेटजी। इस डबल फिश हुक के फर्स्ट हुक में इन्वॉल्व है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स, सबांग आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, जिसको इंडोनेशिया और इंडिया ने मिलकर डेवलप करा है मिलिट्री एक्सेस के लिए। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया के कोको आइलैंड्स, जिस पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे की फैसिलिटीज यूज करने पे एग्रीमेंट साइन किया है बाय मिलिट्री मीन्स। और यही सेम एग्रीमेंट साइन करा है यूएसए के साथ डिएगो गार्सिया आइलैंड्स पर, जो कि यूएस का एक मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन में। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट हुक। सेकंड हुक आता है ओमान के दुइंकुम पोर्ट से, जाता है फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड्स तक, जिसका अग्रीमेंट फ्रांस ने इंडिया से करा था जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने मिलकर फ्रांस को एक सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया था। और तब इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए उसने इंडिया से बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करे थे, जिसमें इंडिया उनके रीयूनियन आइलैंड्स को यूज कर सकता है। उसके बाद आता है मॉरिशस, जिसके साथ इंडिया के एक्सट्रीमली गुड रिलेशंस हैं। और अगर आप मॉरिशस को डिएगो गार्सिया से कनेक्ट करते हो तो ये बन जाते हैं हमारे 2 फिश हुक, जो कि इंडियन ओशन में डीप तक इंडिया को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। पर क्या अंडमान निकोबार सिर्फ एक मिलिट्री बेस होगा इंडिया का? नहीं दोस्तों, मिलिट्री के साथ साथ इसके पीछे एक बहुत बड़ी बिजनेस स्ट्रेटजी भी है इंडिया की। एशिया में जितने भी देश हैं जो अपने ऑयल और गुड्स मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं, मिडल ईस्ट मतलब सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, जितने भी आपके गल्फ कंट्रीज हैं, उन देशों से बाय वाटर जो अपना सामान इंपोर्ट करते हैं, उनमें से मोर देन 90% शिप का जो ट्रेड रूट है
वो इस छोटी सी जगह से होकर निकलता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। जितना भी ऑयल चाइना इंपोर्ट करता है वो सब इसी स्ट्रेट से होकर ही गुजरता है। और यहीं पर एक छोटा सा देश है सिंगापुर। जितनी भी शिप्स इस रास्ते से गुजरती हैं वो रीफ्यूलिंग के लिए अपने कार्गोज को लोड अनलोड करने के लिए सिंगापुर का पोर्ट यूज करती हैं। लगभग साल भर में 50,000 से ज़्यादा शिप्स आकर के इस पोर्ट पर रुकती हैं, जिसकी मदद से सिंगापुर को इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि डेवलपमेंट के मामले में आज सिंगापुर जिस मुकाम पर है उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसमें आप पूछोगे कि निकोबार आइलैंड इसमें क्या कर लेंगे, तो दोस्तों अगर आप ग्रेट निकोबार आइलैंड की पोजीशन को ध्यान से देखोगे तो ग्रेट निकोबार आइलैंड बहुत ही ज्यादा करीब है इस ट्रेड रूट के। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड को एक ट्रांसशिपमेंट हब बना देती है तो जो प्रॉफिट आज सिंगापुर को हो रहा है वो प्रॉफिट इंडिया को भी हो सकता है। दोस्तों फिलहाल जो प्लान है इंडियन गवर्नमेंट का इन आइलैंड्स को डेवलप करने का, वो सुनने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा और फैसिनेटिंग लग रहा है। प्लान कुछ इस तरह से है कि चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक एक अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाया जाएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी को सही करने के लिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भी बनाया जाएगा जहां पर वही आपके कार्गोज लोड अनलोड होते हैं, जहां पर शिप्स आके डॉक होती हैं। अब क्योंकि इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है तो वहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इंडियन गवर्नमेंट 6.5 लाख लोगों को इनहैबिट करने का प्लान बना रही है इन आइलैंड्स पर। तो इसके लिए प्रॉपर टाउनशिप्स बिल्ड करनी पड़ेंगी, पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे, मतलब पूरा डेवलप किया जाएगा इस एरिया को। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये जो आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, स्पेशली आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड, वो यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में डाला हुआ है। मतलब यहाँ पर वो पक्षियों और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। अगर आप सैटेलाइट से इन आइलैंड्स को देखोगे तो पूरे लश ग्रीन दिखेंगे आपको, ये पेड़ ही पेड़ है यहाँ पर। अब बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इस ग्रेट निकोबार आइलैंड के साउदर्न मोस्ट पॉइंट पर लगभग 8.5 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। तो इसकी वजह से लगभग 2,500 फ्लावर्स की स्पीशीज को खतरा है, 5100 एनिमल्स की स्पीशीज को खतरा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में इंसानों की जो सबसे प्रिमिटिव ट्राइब है जिसको बोलते हैं शॉम्पेन ट्राइब, जो कि इधर ही रहती है और बहुत ही ज़्यादा खतरा होगा इससे। तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान पहुँचेगा। अब बहुत से लोग इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इसका विरोध कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का, जो कि काफ़ी हद तक जायज़ भी है क्योंकि जब जब डेवलपमेंट की बात आई है इन्वायरमेंट को हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो टाइम तो लगेगा इसमें, देखते हैं गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।